हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट एंड न्यू सिस्टम। आज का हमारा न्यू सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं इन एंक्लेक्स बुक, सो वो सारे हम कवर करेंगे, राइट। हम सॉन्डर्स 8 एडिशन कर रहे हैं। सॉन्डर 8th एडिशन में नर्वस सिस्टम हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 704। The nurse is assessing the motor and sensory function of an unconscious client who sustained a head injury. The nurse should use which technique to test the client peripheral response to pain? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स असेस कर रही है मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। अनकॉन्शियस पेशेंट है, सस्टेन्ड हेड इंजरी है और उसका मोटर एंड सेंसरी फंक्शन असेस कर रही हैं। द नर्स शुड यूज विच टेक्निक, नर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी क्लाइंट का पेरिफेरल रिस्पॉन्स पेन के लिए, पेन के असेस करने के लिए, राइट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेरिफेरल रिस्पॉन्स। पेरिफेरल रिस्पॉन्स हम किस चीज़ से चेक करेंगे, राइट, फॉर द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज़ द स्टर्नल रब। स्टर्नल रब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सेरिब्रल रिस्पॉन्स के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेल बेड प्रेशर। नेल बेड प्रेशर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे करेक्ट है? क्योंकि नेल बेड जो है, नेल बेड मोस्ट डिजिटल पार्ट है और साथ में ये पेरिफेरल पेरिफेरल है, मोस्ट पेरिफेरल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मोटर एंड सेंसरी फंक्शन है, मोटर टेस्टिंग होगी किसी भी अनकॉन्शियस क्लाइंट की, उसको हम टेस्ट करते हैं नेल बेड के थ्रू, नेल बेड प्रेशर के थ्रू, ठीक है। हम नेल बेड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे हम पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन हम असेस करते हैं पर्सन का। एंड प्रेशर ऑन द ऑर्बिट्रीम, इसको भी हम किस चीज़ के लिए चेक किया जाता है? सेरिब्रल रिस्पॉन्स के लिए। एंड स्क्वीजिंग ऑन द स्टर्नो क्लेडियोमेस्टोइड मसल, ये भी किस चीज़ के लिए किया जाता है? सेरिब्रल रिस्पॉन्स को असेस करने के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या शो हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा नेल बेड प्रेशर। आपने मेन फोकस रखना है कि पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन। पेरिफेरल रिस्पॉन्स, पेरिफेरल में हमारे क्या आ रहा है? पेरिफेरल में है नेल बेड, राइट, और पेरिफेरल पार्ट है एंड डिजिटल पार्ट है, राइट। और हमने मोटर एंड सेंसरी फंक्शन हमने दोनों असेस करने हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेंसरी फंक्शन भी असेस कर रहे हैं एंड मोटर फंक्शन भी असेस कर रहे हैं। एंड स्टर्नल रब हो गया, प्रेशर ऑन द ऑर्बिट्रिम हो गया एंड स्क्वीजिंग ऑन द स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल्स हो गया। ये क्या असेस करते हैं? ये असेस करते हैं सेरिब्रल रिस्पॉन्स। Our next question is question number 705. The nurse is caring for the client with increased intracranial pressure as a result of a head injury. The nurse would note which trend in vital sign if the intracranial pressure is rising. क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स केयर कर रही है क्लाइंट को जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, किस वजह से? हेड इंजरी की वजह से। तो नर्स कौन से वाइटल साइन नोट करेगी जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है? मीन्स हमसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आईसीपी पेशेंट का इंक्रीज हुआ है। तो अगर आईसीपी इंक्रीज हुआ होता है तो उन कंडीशन में हमारे वाइटल साइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे, राइट। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? मैंने आपको पीछे एक क्लास में बताया भी था कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मली कितना होगा? 5 to 15 mm of Hg, राइट।
सो इसमें हमें बोला गया है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर पेशेंट का इंक्रीज़ हुआ है। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है पेशेंट का, तो वाइटल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ है, तो जो वाइटल साइन हैं वो लेटर स्टेज में इंक्रीज़ होते हैं जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो लेटर स्टेज में पेशेंट के वाइटल चेंज होंगे, तो वाइटल्स में क्या चेंज होगा, टेम्परेचर हो गया एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी साथ में इंक्रीज होंगे। एंड पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों क्या होंगे, ये डिक्रीज होंगे। बट सम टाइम जो रेस्पिरेशन है इसमें फ्लक्चुएशंस भी होती है कि कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, बट मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा वाइटल्स पे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट दैट विल बी डिक्रीज। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नो, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज पल्स, decrease respiration and increase blood pressure. So second one is the correct option. So third है decrease temperature, decrease pulse, increase respiration, decrease blood pressure. No, decrease temperature, increase pulse, decrease respiration and increase blood pressure. No. So हमारा correct option क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला हम था मैंने कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पल्स डिक्रीज होगी, रेस्पिरेशन डिक्रीज होगी एंड ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 706। अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम अ हेड इंजरी इज पार्टिसिपेटिंग इन केयर. The nurse determined that the client understand measure to prevent elevation in intracranial pressure. If the nurse observed the client doing which activity? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट रिकवर कर रहा है हेड इंजरी के लिए, वो पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी केयर के लिए, राइट। नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर से, राइट। सो नर्स कौन सी एक्टिविटी ऑब्जर्व करेगी जिससे नर्स को पता चल सकता है कि पेशेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर से को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या है, क्या पूछा है इसमें कि एक्टिविटीज़ वो कौन कौन सी हैं जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि किन एक्टिविटी से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा और किससे डिक्रीज होगा, राइट। सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्रीज करती हैं इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर पे। सो अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो हमने ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जो जिससे इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। सो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनसे ये प्रेशर इंक्रीज होता है, लाइक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी, वालसल्वा मैन्योर हो गया, कफिंग, स्नीजिंग एंड ब्लोइंग द नोज, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स पे, राइट। सो हमारे ऑप्शन हैं ब्लोइंग द नोज, इससे क्या होगा, अगर पर्सन नोज ब्लो कर रहा है मीन्स इससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से भी इंक्रीज होगा, कफिंग विग्रेसली इससे भी इंक्रीज होगा, एक्सहेल ड्यूरिंग रिपोजिशन, यस, अगर पर्सन ड्यूरिंग रिपोजिशन एक्सहेल कर रहा है दैट मीन्स पर्सन समझ चुका है कि कैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कि प्रिवेंट कर सकते हैं एलिवेशन के लिए, राइट। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 707। A client has clear fluid leaking from the nose following a basilar skull fracture. Which finding would alert the nurse that cerebrospinal fluid is present? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन को
क्लियर फ्लूइड लीकेज हो रही है नोज से बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के बाद। तो कौन सी फाइंडिंग अलर्ट कर रही है नर्स को कि CSF प्रेजेंट है इन द नोज ड्रेनेज। ठीक है, जो नोज से फ्लूइड आ रहा है उसमें CSF प्रेजेंट है। तो जब भी बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से नोज एंड ईयर ब्लीडिंग होती है, ईयर डिस्चार्ज होता है, राइट। सो जो ये डिस्चार्ज होता है अगर गॉज के ऊपर ये कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म करती है, येलो और ब्लडी रिंग, राइट, येलो और रेड कलर की एक रिंग फॉर्म करती है, तो दैट मीन्स कि सर्ब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट। सो येलो और ब्लड कलर की रिंग वहाँ पे फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेलो साइन। ठीक है, सो ये होगा हेलो साइन होगा, राइट। सो इसको बोलते हैं कि अगर हेलो साइन प्रेजेंट है दैट मीन्स CSF प्रेजेंट है। और इसमें क्या है कि ग्लूकोज के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, राइट। तो हमारे ऑप्शन है फ्लूइड इज क्लियर एंड टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज। नो, फ्लूइड क्लियर नहीं होगा एंड नेगेटिव ग्लूकोज के लिए नहीं होगा। फ्लूइड इज ग्रॉसली ब्लडी इन अपीयरेंस एंड हैज pH 6। नो, फ्लूइड clump together on the dressing and has pH 7। No, fluid separated into concentric ring and test positive for the glucose। yes, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्मेशन होगी एंड पॉजिटिव होगा फॉर द ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलो साइन, राइट। जो ये कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मेशन हो रही है दैट इज नोन एज हेलो साइन। और ये कौन से कलर की होगी, ये होंगी रेड एंड येलो एंड रेड कलर की, राइट। तो इस कलर की अगर सेपरेटेड कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मेशन हो रही है और ग्लूकोज के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है दैट मीन्स CSF प्रेजेंट है, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 708। A client with a spinal cord injury is prone to experiencing automatic dysreflexia. The nurse should include which measure in the plan of care to minimize the risk of occurrence? Select all that apply. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, वो प्रोन है टू एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया के लिए प्रोन है। द नर्स शुड इंक्लूड विच मेजर इन द प्लान ऑफ केयर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अक्रेंस। तो एज अ नर्स आप कौन कौन सी मेजर अपने नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड करोगे सो दैट आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया के। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कौन कौन से इसमें सही हैं। सो ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया, सो सबसे पहले ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है। सो ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होगा, अनकंट्रोल्ड एंड डिस्टर्ब रिफ्लेक्सेस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो अनकंट्रोल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया हम उसको बोलेंगे, राइट। अनकंट्रोल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, राइट। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया। एंड व्हाट इज ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया इज अ uncontrolled and disturb reflexes of autonomic nervous system, राइट। सो मीन्स ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया किसको अफेक्ट कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से को। और उसके बाद इसकी वजह से अनकंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, ब्लैडर एंड बाउल पे, राइट। ब्लैडर हो गया, बाउल हो गया एंड स्किन, तीन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लैडर अनकंट्रोल्ड ब्लैडर होगा, राइट। बॉल में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, इम्पैक्टेड बॉवल होगा एंड स्किन, राइट। सो हमारा मेन फोकस इसमें किस चीज़ पे होता है, बॉवल, ब्लैडर एंड स्किन के ऊपर, राइट।
इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लैडर होगा। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लैडर होगा तो हमने उस चीज़ के लिए पर्सन को केयर प्रोवाइड करनी है। रेगुलरली हमने एम्प्टी करना है यूरिन ब्लैडर पेशेंट का, राइट, सो दैट हम प्रिवेंट कर सके ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया से। स्ट्रेट कैथेटराइजेशन करनी है हमने एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है, हमने डिले नहीं करनी है कैथेटराइजेशन। फॉली कैथेटर हमने चेक करते रहना है कि कोई उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, कोई इसमें टीयरिंग फॉर्मेशन तो नहीं है, वो हमने चेक करते रहना है। और बाउल के लिए जैसे इम्पैक्टेड बाउल है तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली एक रेगुलरिटी हम मेंटेन रखेंगे फॉर डिफिकेशन की, राइट। एंड स्किन के लिए क्या है कि हम कोई स्किन पे ऐसा प्रेशर नहीं देंगे कि जिससे स्किन जो है वो स्टिमुलेट हो, राइट। सो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कीपिंग द लाइन रिंकल फ्री अंडर द क्लाइन। यस, हमने जो लाइन है उसको लिनन है उसको क्या करना है, रिंकल फ्री रखना है, राइट। सो पेशेंट की स्किन पे कोई उसका इफ़ेक्ट ना हो, पेशेंट की स्किन पे कोई प्रेशर ना पड़े, राइट। प्रिवेंट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द लोअर लिम्ब। यस, लोअर लिम्ब पे भी प्रेशर ना पड़े तो हमने उस चीज़ के लिए भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटिंग ब्लैडर कैथेटराइजेशन टू वंस एवरी 12 आवर। 12 आवर नहीं करना है, मैंने आपको कितना बताया है, 4 to 6 आवर में इसको हमने करते रहना है। टर्निंग एंड रिपोजिशनिंग द क्लाइंट एटलीस्ट एवरी 2 आवर। यस, क्योंकि हमने अननेसेसरी प्रेशर हमने नहीं देना है। एंश्योरिंग दैट द क्लाइंट हैज़ अ बॉल मूवमेंट एटलीस्ट वंस अ वीक। वंस अ वीक तो बहुत मतलब लंबा टाइम है, तो हमने इसके लिए एक रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। डेली हमने उस चीज़ के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है, तो इस चीज़ के लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए, राइट। सो आपको समझ आ गया होगा, ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की मेन कॉम्प्लिकेशन है ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया। एंड व्हाट इज़ ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया? ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट इज़ डिस्टर्ब। तो इसमें मेनली क्या आएगा, इसमें मेनली बॉल को इफेक्ट करता है, ब्लैडर को इफेक्ट करता है एंड स्किन को इफेक्ट करता है। सो जो भी हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 709। The nurse is evaluating the neurological sign of a client in spinal shock following spinal cord injury. Which observation indicate that spinal shock persists? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स इवेल्युएट कर रही है न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ द क्लाइंट स्पाइनल शॉक आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है पर्सन की, स्पाइनल शॉक के साइन इवेल्युएट कर रही है, न्यूरोलॉजिकल साइन असेस करने हैं हमने। तो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि स्पाइनल शॉक प्रेजेंट है पर्सन में? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की एक मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको बताई, ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया। सेकंड कॉम्प्लिकेशन है इसकी स्पाइनल शॉक, राइट। स्पाइनल शॉक क्या है, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसमें डिसफंक्शन होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, एसएनएस की क्या होगी, इसमें डिसफंक्शनिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। जब डिसफंक्शन होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सो उसकी वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। जब वेजोडाइलेशन होगी तो उसकी वजह से पर्सन को स्पाइनल शॉक होगा, राइट, शॉक होगा पर्सन का। तो शॉक की वजह से क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, राइट, फ्लैसिड पैरालिसिस होंगी। जब भी पर्सन को शॉक होता है, स्पाइनल कॉर्ड शॉक होता है, तो उसमें पर्सन की लॉस ऑफ स्केलेटन मूवमेंट होती हैं, स्केलेटन मसल मूवमेंट जो है वो लॉस हो जाती हैं, बॉवल भी लॉस हो जाता है और ब्लैडर वॉल फंक्शनिंग भी लॉस हो जाती हैं, और जो रिफ्लक्सेस होती हैं वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, राइट। देखते हैं हमारे ऑप्शन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपर रिफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्सिया हमें शो कर रहा है कि जो स्पाइनल शॉक है वो रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि स्पाइनल शॉक में जो स्केलेटन मसल मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो हाइपर रिफ्लेक्सिया इज
Incorrect. Positive reflexes. Incorrect. Flaccid paralysis. Yes, flaccid paralysis is the correct option. Reflex emptying of the bladder. No, क्योंकि इसमें bladder हो गया, bowel हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, impaired हो जाते हैं, right? So next question है question number 710. The nurse is caring for a client who began to experiencing seizure activity while in bed. Which action should the nurse take? Select all that apply. Most important question है ये, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द सीजर एक्टिविटी। तो पेशेंट बेड पे है, उसको सीजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एज अ नर्स ऑफ कौन कौन से एक्शन लेंगे। सो सीजर एक्टिविटीज़ में आपकी एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो नर्सिंग एक्शन क्या होगा ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी। सबसे पहले हमारा क्या होगा कि पर्सन की हमने सेफ्टी मेंटेन करनी है, राइट। तो सेफ्टी हम पेशेंट की मेंटेन करके रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे पेशेंट बेड पे है, तो बेड पे हम क्या करेंगे पेशेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन। सबसे पहले हम प्राइवेसी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट के क्लोथ्स को हम लूज़ करेंगे, जो भी उसके रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ्स होंगे उनको रिमूव करेंगे पेशेंट का पिलो को, और साइड रेल्स हम अप करेंगे, ठीक है। जो पैडेड साइड रेल्स होंगी उनको हमने अप करना है, और प्लेस करना है हमने क्लाइंट को वन साइड, ठीक है। एक साइड हमने लेटरल साइड हमने पेशेंट को देनी है। हेड जो है हमने फ्लेक्स रखना है पेशेंट के, एंड फॉरवर्ड रखना है, राइट। जिससे क्या होगा, जो ड्रेनेज होगी वो अच्छे से बाहर आ जाएगी, मीन्स इसमें एस्पिरेशन के चांसेस ना हो। जो लिम्स होंगी उनको हमने कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना है या हमने होल्ड नहीं करना है, क्योंकि सीजर एक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से पर्सन हार्म हो सकता है, राइट। सो अगर पेशेंट बेड पे नहीं है और पर्सन को सीजर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को हमने फ्लोर पे लेके आना है, उसको हेड इंजरी से हमने प्रोटेक्ट करना है, और जितना भी सराउंडिंग में फर्नीचर होगा जो उसको हमने साइड में करना है, राइट। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज लूजिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ। यस, सबसे पहले हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ्स पेशेंट के लूज किए, राइट। सो नेक्स्ट इज द रिस्ट्रेन द लिम्स। नो, रिस्ट्रेन हमने नहीं करनी है। रिमूव द पिलो एंड राइजिंग पैडेड साइड रेल। यस, position the client to the side if possible with the head flexed forward. Yes, and keeping the curtain around the client and the room door open, so when help arrive they can quickly enter to assist. सो नो, हमने क्या करना है पेशेंट के कीपिंग द कर्टेन अराउंड। नो, हमने आपने एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ आपने पढ़ा होगा, राइट। सो मैंने एक वीडियो भी इसमें आपके लिए बनाई है फॉर एथिकल एंड लीगल इश्यूज़। सो उसमें हमारा लीगल इश्यूज़ में और ये एक चीज़ आती है, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। सो हमने प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन करके रखनी है। तो मैंने आपको फर्स्ट उसमें ही बताया था कि हमने पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। तो हमने पेशेंट के कर्टन्स भी हमने यूज़ करने हैं, और हमने डोर ओपन नहीं रखना है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये समटाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। जब सीजर एक्टिविटीज़ पेशेंट को होती है उस टाइम आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग क्या होगी, राइट। So our next question is question number 711. The nurse is assigned to care for a client with complete right side hemiparesis from a stroke brain attack. Which characteristics are associated with this condition? Select all that apply. So nurse को assign किया गया है एक patient जिसको complete right side का hemiparesis है, स्ट्रोक की वजह से ब्रेन अटैक हुआ है, उसकी वजह से राइट साइड हेमिप्रेसिस है। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड हैं इस कंडीशन के लिए? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रोक अफेक्ट करता है अपोजिट साइड को, और जो सेम साइड होगी वो
वीक होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट साइड हेमीप्रेसिस, मीन्स पर्सन की लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड कौन सी हुई, लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड इसमें अफेक्ट होगी और राइट साइड विल बी वीक। सो पर्सन और स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें पर्सन अफेजिक होगा, अफेजिया पर्सन में होगा। अफेजिया में भी तीन कंडीशन पर्सन को हो सकती है, या तो वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि क्या बोला जा रहा है, और सेकंड में क्या होगा कि वो सुनेगा बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। थर्ड में क्या होगा कि ग्लोबल अफेजिया होगा पर्सन को, राइट, ग्लोबल अफेजिक होगा। सो हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लाइंट इज अफेजिक, येस क्लाइंट अफेजिक होगा। द क्लाइंट हैज़ वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, येस राइट साइड में क्या होगी, वीकनेस होगी, राइट साइड की वीकनेस होगी एंड लेफ्ट साइड ये टोटली अफेक्ट करेगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज द क्लाइंट हैज़ कंप्लीट बायलेटरल पैरालिसिस, नो बायलेटरल नहीं होगा क्योंकि राइट साइड अफेक्टेड है तो वो लेफ्ट साइड को अफेक्ट करेगा। द क्लाइंट हैज़ वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस एंड द टंग, येस राइट साइड के फेस एंड टंग पे क्या होगी, वीकनेस होगी। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. So our next question is question number 712. The nurse has instructed the family of a client with stroke. ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फैमिली को किस चीज़ के लिए, स्ट्रोक के लिए, ब्रेन अटैक के लिए। हु हैज़ होमोनिमस हेमी homonomous hemianopsia about measure to help the client overcome the deficit. Which statement suggests that the family understand the measure to use when caring for the client? सो नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है फैमिली मेम्बर्स को जिसको क्लाइंट को स्ट्रोक हुआ है, जिसको स्ट्रोक की वजह से क्या हुआ है, होमोनमस हेमिनोपेसिया। होमोनमस हेमिनोपेसिया क्या है कि पर्सन सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है, राइट, पर्सन ओनली सी फ्रॉम द वन आई। अबाउट द मेजर टू हेल्प द क्लाइंट टू ओवरकम द डेफिशिट, कि इस डेफिशिट से कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम। तो कौन सी स्टेटमेंट सुजेस्ट करती है कि फैमिली ने अंडरस्टैंड किया है कि पेशेंट को हम ऐसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए, राइट, होमोनोमस हेमिनोपेसिया। ठीक है, सो आपको पता चल गया होमोनोमस हेमिनोपेसिया क्या है। होमोनोमस हेमिनोपेसिया में पेशेंट सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। सो इसके लिए क्या हम इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट के फैमिली मेम्बर को। सो हमारे ऑप्शन हैं, वी नीड टू डिस्करेज हिम फॉर द वियरिंग आई ग्लासेस, we need to place object in his impaired field of vision, we need to approach him from the impaired field of vision, we need to remain him to turn his head to scan the lost visual field. So इसमें क्या है कि पर्सन सिर्फ एक आंख से देख सकता है, तो हमने पर्सन को क्या बोलना है कि जब भी आपने देखना है तो जो आपकी इंटैक्ट साइड है उस साइड से आपने अप्रोच करना है। हमने पेशेंट को कभी भी अप्रोच नहीं करना है जिस साइड से पर्सन को दिखाई नहीं देता है। सो हमारे ऑप्शन में आपने ऑप्शन पढ़ ही लिए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या है कि हमने डिस्करेज करना है आई ग्लासेस के लिए, नो हमने प्लेस करने हैं ऑब्जेक्ट इम्पेयर्ड विजन की तरफ, हमने प्लेस नहीं करने हैं, अप्रोच नहीं करना है इम्पेयर्ड फील्ड ऑफ विजन से, किस साइड से हमने अप्रोच करना है, इंटैक्ट विजन से, इंटैक्ट विजन साइड से हमने उसको अप्रोच करना है। और वी नीड टू रिमाइंड हिम टू टर्न हिज हेड। जब आपने कोई चीज़ देखनी है तो जो भी आपका लॉस्ट विजुअल फील्ड है, लॉस्ट विजुअल साइड है, उस साइड से नहीं दूसरे साइड से आपने टर्न करना है और उस साइड से आपने देखना है, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सो फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो होमोनेमस हेमिनोपेसिया आपको पता चल गया कि ये क्या है, कि इसमें पर्सन सिर्फ वन आई से ही देख सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।